स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं अब आपको नए टॉपिक के साथ लेके आई हूँ यहाँ पे इस लेक्चर में। और हम पढ़ेंगे लिपिड्स। बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, प्रोटीन्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स। और हमने टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व क्यों नहीं किया उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ और लिपिड्स का लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इस लेक्चर में हम जिन चीज़ों को स्टार्ट करने लगे, अब हमारे पास वो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल है जिसको कहते हैं लिपिड्स। लिपिड्स हमारे पास अब ये नेक्स्ट टॉपिक है और हमने ये डिस्कस करना है सबसे पहले कि ये कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है, जो हमें ऑलरेडी पता है कि ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमने इस बात को डिस्कस करना है कि ये किस माइक्रोमोलिक्यूल से बना हुआ है। आप सबको अभी याद होगा, जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, जैसे हमने प्रोटीन्स पढ़े थे, कि हमारे पास हमेशा हर मैक्रोमोलिक्यूल का कोई ना कोई माइक्रोमोलिक्यूल लाजमी होता है और हमारे पास उसकी डेफिनेशन भी उसी माइक्रोमोलिक्यूल पे बेस कर रही होती है जिसकी वजह से वो बना है। तो अब हम बात कर लेते हैं लिपिड्स की। और लिपिड्स के बारे में आप सब ने जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई भी पूछे कि लिपिड्स किस चीज़ के बने होते हैं, किस चीज़ से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है या किस चीज़ से ये मैक्रोमोलिक्यूल बनता है, इनका माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, तो आप सब ने याद रखना है कि इनका माइक्रोमोलिक्यूल है फैटी एसिड्स। ठीक है। अब अगर इनका माइक्रोमोलिक्यूल है फैटी एसिड्स तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे फैटी एसिड्स जो हैं ये बनाएंगे लिपिड्स। और लिपिड्स किस तरह से बनाएंगे ज़रा सोचे। मैंने आपको बताया था कि पॉलीमर्स होते हैं ये सारे, और पॉलीमर भी इनको कौन से पॉलीमर्स कहा था, हमने कहा था इनको बायोपॉलीमर्स। इसका मतलब है कि आपके पास एक होगा मोनोमर और बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर बना रहे होंगे पॉलीमर्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि हमारे पास मोनोमर क्या है। मोनोमर है हमारे पास फैटी एसिड्स, और इसी तरह ये फैटी एसिड्स जब बहुत सारे इकट्ठे मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो है लिपिड्स। तो अब आपको समझ में आया कि हमारे पास लिपिड्स मेनली क्या चीज़ हैं। लिपिड्स मेनली स्टूडेंट्स यही बात है, इतनी सी बात है कि जो आपके लिपिड्स हैं ये आपके पास फैटी एसिड्स के कंपोज्ड होते हैं और उसकी वजह से इनका पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अब स्टूडेंट्स, लिपिड्स में हमारे पास दो तरह के लिपिड्स आते हैं। जहाँ पे भी आप बात सुनेंगे लिपिड्स की, आप हमेशा सुनेंगे कि इनमें ऑयल्स का जिक्र होता है और साथ ही साथ इनमें फैट्स का जिक्र होता है। हमेशा ऑयल्स और फैट्स का जिक्र आपके पास ज़रूर आएगा लिपिड्स में, लेकिन ये ऑयल और फैट में बेशक फ़र्क तो है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों हैं तो लिपिड्स ही ना। ठीक है। ये दोनों क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लिपिड्स हैं तो हमारे पास आप सब ने याद रखना है स्टूडेंट्स के इनको लिपिड्स ही कहते हैं और इनका स्ट्रक्चर में बहुत हद तक सिमिलैरिटी होगी। तो क्यों ना हम अब उस स्ट्रक्चर की बात कर लें कि जिसकी बेस पे अभी तक हमने लिपिड्स को आइडेंटिफाई किया है। और हमने जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी स्ट्रक्चर की बात की थी, हमने साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोटीन्स थे उनके भी स्ट्रक्चर की बात की थी। स्ट्रक्चर समझना क्यों ज़रूरी है? स्ट्रक्चर समझना इससे ज़रूरी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर अगर ये बॉडी में प्रेजेंट है तो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमारे पास अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप सबने याद रखना है कि ऑयल्स और फैट्स, ये जिनका मैंने अभी अभी आपको जिक्र करके बताया, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एस्टर्स हैं। ठीक है। एस्टर्स हैं तो एस्टर से रिलेटेड हमने क्योंकि पहले बातें की हुई हैं तो ज़रा सोचें कि एस्टर क्या चीज़ थे। आप सबको याद आएगा कि एस्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है वो होता है एस्टर और वाटर। याद आया आपको ये सब? ये हमने पढ़ा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शन देखें कितनी हमने डिटेल में देखा था। यही कुछ होगा हमारे पास फैटी एसिड्स में। तो देखा हमारे पास कुछ भी नया या डिफरेंट नहीं है, हमारे पास वही चीज़ है जो रिपीट हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कि हमारे पास अगर ये फैटी एसिड्स और ये लिपिड्स एस्टर्स हैं तो ये बनते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी बात हम करेंगे और हमारे पास बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर बनेगा जो आप सबने याद रखना है। वो बनता है ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल यूज होता है और 3 फैटी एसिड्स यूज होते हैं। फैटी एसिड समझ में आया ना क्या चीज़ है? फैटी एसिड्स हमारे पास वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, वो बेसिक यूनिट हैं जिससे लिपिड्स बनेंगे। अब ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स मिलकर बनाएंगे आपके पास एक लिपिड का मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ रही है? आपके पास 1 ग्लिसरॉल होगा, 3 आपके पास फैटी एसिड्स होंगे और एक लिपिड का मॉलिक्यूल बनेगा इन द रिजल्टेंट। ठीक है। अब वो बनता कैसे है उसको गौर से देखिएगा। अब आपके पास फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी ना आपको तो स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये कंपाउंड कैसे बना है।
ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। स्टूडेंट्स, जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आपने ग्लिसरॉल को लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम ले रहे हैं यहाँ पे ग्लिसरॉल को, और सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि ग्लिसरॉल का एक ही मॉलिक्यूल होगा। तो जरा इस ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को गौर से देखिएगा। इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, और दोनों तरफ आपके पास कार्बन के, बल्कि इन तीनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे। ये बात समझ में आ रही है? हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स किसकी निशानी होते हैं? कुछ याद आया? फंक्शनल ग्रुप्स हमने इतनी डिटेल में पढ़े थे। तो आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं ये होते हैं आपके पास एल्कोहल्स की निशानी। बाकी ये जितने हाइड्रोजन्स हैं ये हमने कैसे कंप्लीट किए हैं? कार्बन का बेस्ट फ्रेंड, जहां पे जितनी बॉन्डिंग रह जाएगी उसको उसी तरह हम कंप्लीट कर देंगे। जब आप ड्रॉ करें ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, तो आप सबने याद रखना है कि इसके अंदर आपने ये 3 बनाने हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और साथ ही साथ आपने जितने कार्बन की बॉन्डिंग रह जाएगी उसके बाद उसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देने। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कार्बन नंबर कितने हैं। कार्बन नंबर इसके अंदर आपने याद रखना है कि 3 कार्बन होते हैं, और इसी तरह इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि फैटी एसिड्स किस तरह से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, फैटी एसिड्स की बात करने से पहले मैं चाहती हूँ आप सबको याद हो कि एसिड की जिधर भी बात आएगी वहां पे हमारे पास COOH लाजमी होता है। अगर आपको याद हो अमीनो एसिड्स की बात की, उसमें भी COOH लाजमी था। कुछ याद आया? 2 फंक्शनल ग्रुप्स थे ना, बाई फंक्शनल उसको कहा था। इसी तरह इसमें भी COOH लाजमी होगा। कोई भी फैटी एसिड हो सकता है, और फैटी एसिड का सिंपली फॉर्मूला अगर मैं आपको अलहदा से लिख के बताऊं ना कि क्या होता है, तो आप सबने याद रखने स्टूडेंट्स, आपके पास ये होगा R ग्रुप, आगे लगा होगा COOH। R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये R ग्रुप डिटरमिन करेगा कि ये कौन सा फैटी एसिड है, और उसके आगे होगा सिंपली ये COOH, ठीक है। अब ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना, बहुत इजी चीज है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास फैटी एसिड्स किस तरह होंगे। 3 फैटी एसिड्स बनेंगे, और तीनों फैटी एसिड्स में क्योंकि हम नहीं चाहते अभी कि स्पेसिफाई करें कौन सा फैटी एसिड है, इसलिए हम क्या करेंगे कि सिंपली पहले हम ड्रॉ करेंगे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ये देख रहे हैं आप किस तरह मैंने इसको लिखा है। ये हमारे पास C है, ये डबल बॉन्ड O है, और साथ ही साथ ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे मैं इसके स्टूडेंट्स R ग्रुप अटैच कर दूंगी, ठीक है। ये मेरा हो गया पहला फैटी एसिड। दूसरा फैटी एसिड भी मैंने इसी तरह ड्रॉ करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं। गौर से देखें, COOH आपको पता है कि एसिड की निशानी है, R ग्रुप बताएगा कौन सा फैटी एसिड है, और क्योंकि अभी हम नहीं स्पेसिफाई कर रहे इस वजह से आप सबने याद रखना है कि ये हो गया हमारे पास फैटी एसिड बनाने का तरीका, ठीक हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये जो R ग्रुप इधर है, फिर ये दूसरे फैटी एसिड के साथ है, फिर ये तीसरे फैटी एसिड के साथ है, तो क्या ये तीनों R ग्रुप्स बिल्कुल सेम है? तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस वजह से ये फर्क बताने के लिए कि ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, हम पहले R के ऊपर सिंगल डैश लगा देते हैं, इसके ऊपर डबल डैश लगा देंगे, साथ ही इसके ऊपर ट्रिपल डैश, ये बताने के लिए कि हमारे पास ये R ग्रुप्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ छोटा सा आपके लिए लिख भी देती हूँ कि दीज R groups might or might not be the same, ठीक है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हमने डिफरेंशिएट उनको कर दिया इस बेसिस पे। अब हम देख लेते हैं कि रिएक्शन होता है तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि जब यहाँ पे रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्शन होगा आपके इस कार्बन और फैटी एसिड के इस कार्बन। मतलब आप देख लें कि बेशक ग्लिसरॉल का एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन कार्बन तो उसके अंदर 3 है ना, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, और इसी तरह आप देख लें कि 3 फैटी एसिड्स होने की वजह से हमारे पास इस तरफ भी 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा दे। ये जो हमारे पास OH है स्टूडेंट्स, इस OH में से स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास OH, ठीक है, और यहाँ पे फैटी एसिड का हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात? ये दोनों मिल जाएंगे। दूसरे पे भी स्टूडेंट्स ऐसा ही होगा, आपके पास यहाँ पे ये OH ग्रुप है और यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, ये दोनों करेंगे कंबाइन, और आपके पास ये दोनों भी कंबाइन कर देंगे। थोड़ा सा डर्टी ड्राइंग है, लेकिन आप सबने इसको माइंड नहीं करना, समझने की बस कोशिश करनी है। यहाँ से भी हमारे पास आएगा OH और इधर से आ जाएगा हाइड्रोजन। इसको मैं लहदा गंदा सा ड्रॉ करने के बजाय इनको इकट्ठा यूं करके लिंक कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये बातें समझ में आई। अब हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन होगा, और अगर ये एक है, ठीक है, ये दूसरा है,
फिर ये थर्ड है। तो ये तीनों क्या चीज़ें, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम सब ने ये देख लिया कि हमारे पास इधर रिलीज जो चीज़ होती है वो है वाटर मॉलिक्यूल्स। आपने देखा बहुत सारी चीज़ों की फॉर्मेशन में ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो इस तरह से होगा कि आपने जो चीज़ें बच गई हैं बस उनको कंबाइन कर दें, कार्बन को अगले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें और एज इट इज़ बाकी स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे R डैश आ जाएगा और इस तरफ आपके पास हाइड्रोजन इधर है और इधर है, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे की तरफ चलें तो कार्बन, फिर आपने लिख देना है ऑक्सीजन। एज इट इज जितना स्ट्रक्चर रह जाता है उसको एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, सारी की सारी चीज सेम होती है। और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा तीसरा कार्बन। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आपको पता है 2 हाइड्रोजन है वो भी एज इट इज आ जाएंगे। और आगे हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R डैश, ठीक है। अब जरा गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बना किधर है। बॉन्ड किधर बना है, बॉन्ड जरा गौर से देखें कि ग्लिसरॉल के जो कार्बन एटम्स हैं उनमें तो ऑलरेडी बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड था ना पहले से प्रेजेंट, समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमारे पास बॉन्ड नहीं बना। लेकिन अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन है जिसने दोनों कार्बन को जोड़ दिया है। यहाँ पे भी देख लें, सेकंड में भी देख लें और थर्ड में भी देख लें। जरा सोचें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके मिडल में आपके पास ऑक्सीजन अटैच होता है और दोनों तरफ आपके पास होते हैं कार्बन के एटम्स। तो आप सबको याद आएगा कि ये हमारे पास एस्टर्स होते हैं, ठीक है। याद आया, एस्टर्स हैं आपके पास, ऑक्सीजन है और दोनों तरफ कार्बन चेन अटैच्ड है। इसके अलावा अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मिस ने तो कहा था कि अगर आपके पास मिडल में ऑक्सीजन होता है तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसको ईथर कहते हैं। लेकिन जरा गौर तो कीजिए कि आपको यहाँ पे क्या बात समझ में नहीं आई। देखें ये तो है, ठीक है, कार्बन है। अगर मैं इसको यहाँ पे करके ना, इधर मैं एरो ड्रॉ कर देती हूँ, इधर मैं करके अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखूं फंक्शनल ग्रुप समझाने के लिए, तो जरा गौर करें, यहाँ पे कार्बन, इधर से स्टार्ट कर रही हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे है कार्बन, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद है फिर से कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये देखें 2 ऑक्सीजन कहाँ होते हैं, आप सबको याद है, ये एस्टर्स में होते हैं, ठीक है। कुछ याद आया, समझ में आ रहा है किस तरह से हम बना रहे हैं। इसी तरह से आपका ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल बन गया। ये आखिरी चीज जो मैंने बनाई है, इसको ये सिर्फ इसलिए थी कि आप इसको देख के समझ जाएं कि ये बना किस तरह से है। अब फैटी एसिड का यही जो स्ट्रक्चर था, ये जरा हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके बड़ा बड़ा करके बनाते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए और हम इसको मजीद डिस्कस कर सकें। ये हमारे पास है ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पूरा मॉलिक्यूल याद है ना। ये तो ग्लिसरॉल के ये 3 थे, ठीक है। ये उसकी बॉन्डिंग आ गई एज इट इज, ये कार्बन तो वो थे। लेकिन अब ये ऑक्सीजन है जिसकी वजह से आपके पास आगे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इधर भी बॉन्ड बन गया और इस तरह से ये है आपका जी स्टूडेंट्स पूरा का पूरा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल। फैटी एसिड किस तरह बनता है, कैसे इसको बनाया गया है, आई होप ये आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, अब जब हम इस फैटी एसिड की बात करते हैं तो आप सबने याद रखना है कि इसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। इसको लहदा से बनाने का मकसद ही ये था कि आपको मैं इसका नाम समझा सकूं। इसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्यों कहते हैं, देखें जरा नाम पे फोकस करें कि आपके पास यहाँ पे ट्राइग्लिस का क्या मतलब होता है। ये देखें, आपके पास ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था, उसके अंदर 3 कार्बन थे, इस वजह से हमने ट्राइग्लिसराइड कहा इसको। और आइड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास फैटी एसिड्स हैं। अगर आइड्स पे आपने फोकस नहीं भी करना तो ये बस आपको नाम समझाने के लिए था। ट्राइग्लिसराइड क्यों कहते हैं वो आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे किस चीज का कैसे रिएक्शन हुआ है, आपके पास रिएक्शन हुआ है ग्लिसरॉल का विद 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, तभी इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो अगर पेपर में आ जाए या आपसे पूछा जाए कि ट्राइग्लिसराइड्स की क्या डेफिनेशन है, तो आप सबने याद रखना है कि ट्राइग्लिसराइड किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं, मतलब उस लिपिड को कहते हैं कि जिसके अंदर आपके पास रिएक्शन हुआ है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का। अब इन फैटी एसिड्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में ना, क्योंकि बात करनी जरूरी है, आपको समझ भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। लॉन्ग चेन का मतलब है कि ये जो हमने इधर ऊपर मैंने आपको एक चीज दिखाई है, मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ, लेकिन रेफरेंस के तौर पे आप एक दफा दोबारा वही स्ट्रक्चर देख लें जो मैंने पहले बना के दिखाया है। मैंने आपको कहा ना कि ये RCOOH, ये देखें, ये आपके पास पूरा फैटी एसिड का बिल्कुल सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको दोबारा बना के और इसको मैं बताती हूँ कि हमने क्यों कहा कि ये लॉन्ग चेन होते हैं। ये जो आपके पास स्टूडेंट्स ये है ना RC, और अब मैं इसको खोल के लिखूंगी, कार्बोनाइल ग्रुप अलहदा करके लिख दें तो रिएक्शंस भी आसानी से समझ आ जाते हैं। ये जो आपके पास स्टूडेंट्स R ग्रुप है, आप सबने याद रखना है कि ये बहुत लॉन्ग चेन होती है कार्बन एटम्स की, ठीक है, लॉन्ग चेन है ये कार्बन एटम्स की। और ये क्योंकि लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। ये बातें इंपॉर्टेंट थी, ये बातें याद रखने वाली थी, इस वजह से आपको बताई गई हैं। इसके अलावा आप सबने याद रखना है कि ऑयल्स और फैट्स में डिफरेंस होता है। जो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास लिपिड्स में फर्दर दो तरह के लिपिड्स होते हैं जिनका बहुत दफ़ा जिक्र किया जाता है, एक होता है ऑयल और दूसरे होते हैं फैट्स, ठीक है। इनमें डिफरेंस होता है और ये बात हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि आप दो इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं जिनके फॉर्मूले को याद कर लें। जो दो इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं ना स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह से है, आप सबको पता है कि आपके पास यहाँ होगा COOH और इसके साथ अब हम अटैच कर देंगे C15H31। हमारी बुक में ये दो फैटी एसिड्स गिवन है और ये क्योंकि पेपर में भी पूछे जाते हैं, MCQs में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इनके अलहदा से फॉर्मूले लिख के बता रही हूँ कि आपको पता हो। इसका नाम है पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड नाम है, MCQ में आ जाता है कि पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन 15 है, हाइड्रोजन 31 है और साथ आपके एज इट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दूसरा जो फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है वो है C17H35COOH, ठीक है। इसको कहते हैं स्टूडेंट स्टेरिक एसिड, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये वैसे कोई भी समझने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ दो आपको फैटी एसिड्स दिए गए हैं और ये आपने याद करने। अब इस फैटी एसिड को देखें जो मैंने आपको दो बताए हैं, और ये जो ऊपर हमने लॉन्ग चेन की बात की, जरा इसको देखें, गौर करें जरा स्टूडेंट्स, क्या लॉन्ग चेन वाली बात सच नहीं हो गई? हमारे पास COOH तो इधर भी अटैच्ड है, इधर भी अटैच्ड है, लेकिन उसके साथ देखें एक पाल्मिटिक एसिड में कार्बन 15 है और स्टेरिक एसिड में कार्बन 17 है, तो क्या ये लॉन्ग चेन नहीं हो गई? इसीलिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हमेशा इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली हमेशा कि आपके पास जो कार्बन चेन होती है वो लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की, तो लिपिड्स में वही लॉन्ग चेन काम आती है। एक आखिरी बात करते जाते हैं हम जरा इन्हीं के बारे में, ऑयल्स और फैट्स के बारे में, जिनको हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हमने कहा कि वो लिपिड्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि लिपिड्स सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और साथ ही साथ लिपिड्स अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सारी बहुत इजी बातें हैं, किसी बात पे कंफ्यूज नहीं होना, साथ साथ अगर आप समझते जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब जरा गौर करें और देखें कि आपके पास, सोचें जरा कि सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है। कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है, वही मीनिंग है जो पहले भी हम बात कर चुके हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि इसके अंदर होंगे सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसके अंदर होंगे डबल बॉन्ड्स। समझ में आया डिफरेंस? अभी जब हम ऑयल्स और फैट्स के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इनमें अभी और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद होता है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में कुछ हमारे पास कुछ कंडीशंस भी होती हैं, उन कंडीशंस की भी बात करेंगे। अभी के लिए आप इन्हीं को रिवाइज करें एक दफ़ा। जब आप इन्हीं चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे स्टूडेंट्स तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके पास ये जो लिपिड फॉर्मेशन हमने इतनी डिटेल में अभी अभी पढ़ी ये किस तरह हो रही है। आप इस लिपिड फॉर्मेशन को देखें और साथ ही साथ आप सबसे ये मैं कहूँगी कि ये जो मैंने आपको फैटी एसिड बनाने सिखाए हैं ना, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये जो मैंने आपको लिपिड्स बनाने सिखाए हैं ना, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्लिसरॉल से फैटी एसिड्स का करवाएं रिएक्शन और साथ ही लिपिड फॉर्मेशन करवा दें। ये सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा पूरा का पूरा आपके पास कॉन्सेप्ट समझना। और लिपिड्स एस्टर्स होते हैं, इस बात को नहीं भूलना। बाकी जो इससे रिलेटेड डिटेल्ड बातें वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखिए कि लिपिड्स आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल है और इनका माइक्रोमोलिक्यूल है फैटी एसिड्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जिस तरह से फैटी एसिड्स बनाने सिखाए हैं और साथ ही साथ जैसे लिपिड्स का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है और पूछा जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।